माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा की कहानी। इससे पहले हमने पढ़ा था उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और उनके इंग्लैंड यात्रा की कहानी। जब वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस भारत आते हैं तो सफल की जगह एक असफल बैरिस्टर के तौर पे सामने आते हैं। उनका यहाँ पे काम जम नहीं पाता है। उनका एक किस्सा है कि गांधी जी को कैसे भी करके एक केस मिलता है। वो केस एक बहुत मामूली सा केस होता है, एक छोटा सा केस होता है, जमीन विवाद का मामला होता है। गांधी जी उस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जज के सामने जाते हैं उनके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है, बल्कि आवाज़ के बदले थूक निकलने लगती है। सभी लोग हंसने लगते हैं उन पे। गांधी जी अपने पहचान के एक पटेल को वो केस दे देते हैं और अपने मुवक्किल का सारा पैसा भी वापस कर देते हैं। ये उस गांधी की कहानी है जिसने इतने बड़े बड़े जन आंदोलन किए, इतने बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन अपने प्रारंभिक दिनों में वो बहुत शर्मीले थे, उनमें बहुत हिचक थी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका से उनके जो बड़े भाई लक्ष्मीदास थे, उनके पास अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस आता है। अब्दुल्ला सेठ लक्ष्मीदास से उनके छोटे भाई मोहनदास को अपने यहाँ केस के बही खाते की जांच के लिए बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। गांधी जी तैयार हो जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। गांधी जी सन 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब करते हैं? तो वो जाते हैं सन 1893 में। सन 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर निकलते हैं। स्वयं डरबन पे जो अब्दुल्ला सेठ होते हैं वो उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। गांधी जी नई उमंग के साथ दक्षिण अफ्रीका गए होते हैं। गांधी जी को अब्दुल्ला सेठ एक दिन शाम को ले जाते हैं कोर्ट परिसर घुमाने के लिए। वहाँ पे जो जज होते हैं वो गांधी जी को उनका पगड़ी उतारने के लिए कहते हैं। गांधी जी इससे साफ इनकार कर देते हैं और कोर्ट परिसर को छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आकर अपने साथ हुए इस दुर्व्यवहार को वो प्रेस में लिखते हैं, बताते हैं। वहाँ की जो लोकल मीडिया होती है, लोकल जो पत्र वाले होते हैं, वो उन्हें बिन बुलाए मेहमान अनवेलकम गांधी कहते हैं। गांधी जी के लिए ऐसा अनुभव उनके जीवन का, उनके अपना जो व्यक्तिगत अनुभव जो था रंगभेद का, वो पहली बार हुआ था। उन्होंने सुना जरूर था कि अंग्रेज जो है वो भेदभाव करते हैं, रंग भेद की नीति करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यक्तिगत अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी एक राजा के दीवान थे। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई की थी, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ ही नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए ये एक नया लगा। फिर दूसरी घटना तब होती है कि जब वो डरबन से पीटर्सबर्ग जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। फिर वहाँ पे एक स्टेशन आता है मैरिट्सबर्ग। मैरिट्सबर्ग के आसपास में कुछ गोरे लोग चढ़ते हैं और गांधी जी को पूछते हैं कि आप इस प्रथम श्रेणी के डब्बे में क्या कर रहे हैं। गांधी जी बोलते हैं कि मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, तो मैं इसी में बैठूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप उतरिए और सबसे निचले दर्जे वाले डब्बे में जाकर बैठिए। गांधी जी इसका विरोध करते हैं। फिर मित्सबर्ग स्टेशन आता है, वहाँ पे उनको धक्का देके उनके सामान को नीचे फेंक दिया जाता है। पूरी रात, ठंड का दिन होता है, पूरी रात गांधी जी उस स्टेशन पे रहते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं वापस भारत लौट जाऊं या फिर यहाँ रहकर इस नस्ल भेदी भेदभाव को कम करूं। गांधी जी उस दिन दृढ़ निश्चय ले लेते हैं कि नहीं, मैं अगर इससे डर गया तो ये तो मेरे साथ हो रहा है, जबकि मैं इनकी भाषा जानता हूँ, इनकी वेशभूषा को जानता हूँ। तो वहाँ वो वापस जब आते हैं, अब्दुल्ला सेठ को फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, अब्दुल्ला सेठ से अपनी ये कहानी कहते हैं, तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि ये तो यहाँ रोज़मर्रा का ये काम है, हम लोगों ने इससे अपने जीवन का एक पार्ट मान लिया है, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। गांधी जी को इस बात का दुख होता है। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आप लोगों को उठना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन सभी अपने काम से गए रहते हैं, तो कोई उसमें राजनीतिक दखल नहीं लेना चाहता। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि लोग अनपढ़ ज़्यादा थे।
वो पैसा कमाने गए थे और उन्हें सिर्फ उतने ही तक मतलब था। गांधी जी के साथ एक और घटना होती है। वहाँ उस टाइम में एक सिक्रम चला करती थी, जो घोड़ा गाड़ी होता है उस टाइप का वहाँ गाड़ी चला करती थी। उसमें भी गांधी जी बैठे रहते हैं। एक गोरा आता है और गांधी जी को वहाँ से उठाता है। गांधी जी उठने से मना करते हैं, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर कोचवान के बगल में बैठा दिया जाता है। फिर एक दूसरा जब चढ़ता है तो वो उन्हें वहाँ से उठकर पायदान जिससे पे पैर रख के चढ़ा जाता है उस पे बैठने के लिए कहता है। गांधी जी इस बार बिल्कुल भी मूड में नहीं थे कि मैं उठूंगा। वो एकदम बहुत विरोध करते हैं, नहीं उठते हैं। उनके साथ मारपीट होती है, बहुत ज़बरदस्त मारपीट होती है। फिर उसमें जो उस गाड़ी में और लोग रहते हैं वो बीच बचाव करते हैं और इस तरह गांधी जी की थोड़ी ज़्यादा पिटाई से बच जाते हैं। गांधी जी को इतना तो समझ में आ गया रहता है कि हाँ, यहाँ पे भारतीयों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। अब हम बात करते हैं गांधी जी जिस केस के लिए गए थे उस केस की बात करते हैं। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने गए थे। वो केस क्या था? वो केस मेनली ये था कि 40,000 पाउंड का जो उनके जो एक रिश्तेदार थे तैयब जी, उनके साथ इनको लेना था, वो पैसा लेना था जाने के रूप में। वो दोनों रिश्तेदार थे लेकिन आपसी मनमुटाव हो गया था। काम एक साथ करते थे, उसका केस था। ये केस गांधी जी जीत जाते हैं, लेकिन जो तैयब जी थे उनका दिवालिया निकल जाता। अगर एक साथ वो 40,000 पाउंड देते तो गांधी जी अपने व्यवहार कुशलता से अब्दुल सेठ को मना लेते हैं और बोलते हैं कि देखिए, अपने परिवारजन के हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, इनसे जितने सारे पैसे हैं वो किस्तों में ले लेते हैं। इस तरह से उनका वहाँ व्यवहार सबसे अच्छा बन जाता है। सभी लोग उनके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जितने दिन भी वकालत की, उन्होंने केस में सुलह को ज़्यादा महत्व दिया। गांधी जी कभी भी जीतने या हारने के पक्ष से ज़्यादा वो दोनों पक्षों में सुलह करा देते थे। वो अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि मुझे अपने वकालत के दौरान पैसे की तंगी हमेशा रही, लेकिन मैं इस बात से खुश रहा कि मैंने किसी मुवक्किल का पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं करवाया और मैंने किसी के दिल को भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने जहाँ तक संभव हो सका उनके बीच सुलह करवा दी। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ का केस जीत चुके होते हैं। वो वहाँ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे गए होते हैं। गांधी जी को वापस आना होता है तो उनके लिए एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी रखी जाती है, गांधी जी सभी लोग रहते हैं। पार्टी में खाना खाने के बाद गांधी जी की नज़र वहाँ के अखबार पे पड़ती है। उसमें भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का बात होता है। तो गांधी जी उन लोगों से पूछते हैं कि ये क्या मामला है, तो उनमें से कोई भी नहीं बता पाता है कि ये मामला क्या है, क्योंकि वहाँ मताधिकार संबंधी जो थे, अंग्रेजों ने पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाए हुए थे। वो लोग उन्हीं को मताधिकार देने की अनुमति देने लगते थे जिनके पास 50 पाउंड की अस्थायी संपत्ति हो और जो 10 पाउंड वार्षिक किराया देते हो। इस तरह से वहाँ बहुत कम भारतीय थे जो मतदान देते थे। वहाँ प्रति 10,000 गोरे पर सिर्फ 250 भारतीय ही थे। लेकिन उन्हें ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 1860 में गन्ने की खेती के लिए अंग्रेज जो थे वहाँ यहाँ से बहुत सारे मजदूरों को लेकर जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका खेती करने के लिए वो 5 साल के अनुबंध पर उन्हें लेकर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर जाते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला जाता है कि आपको 5 साल के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो आप फ्री हो जाएंगे। आप चाहें तो दक्षिण अफ्रीका में रह सकते हैं या फिर वापस भारत आ सकते हैं। तो बहुत से जो मजदूर यहाँ से गए थे, उन्होंने 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद अपना वहीं पे ठिकाना बना लिया था। वो अपने परिवार के साथ वहीं बस गए थे और अपनी मेहनत के बल पे वे अच्छा कर रहे थे। और यहाँ से बहुत से व्यापारी गए थे जिन्हें वो लोग यात्री कहते थे, और वो अच्छे संपन्न थे, उनका दबदबा भी था। तो क्या होता है, अंग्रेजों के मन में ये एक धारणा बन जाती है कि यहाँ पे जो है भारतीय बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो धीरे धीरे संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगर यही हाल रहा तो अगर उन्हें हम वोट देने का अधिकार दे देते हैं तो हमारी राजनीतिक शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। इस यही चाल था उनका, इसी वजह से वो भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। गांधी जी जब उस सभा में सबसे पूछते हैं तो कोई नहीं बता पाता, तो गांधी जी को बहुत आश्चर्य होता है। गांधी जी उस बात को समझाते हैं सभी को कि देखिए ये आपके अस्तित्व को ख़त्म करने का एक तरीका है। सभी बोलते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। गांधी जी बोलते हैं कि इसके लिए आपको इसका प्रतिरोध करना होगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हमारे पास तो कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है जो उनकी बातों को समझ पाए, उनके कानूनों को समझ पाए, आप ही यहाँ रुक जाइए। गांधी जी उनके निवेदन पे अपने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ के जो व्यापारी वर्ग होता है वो बोलता है कि आप यहाँ रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे जितने भी केस हैं वो आप ही लड़ेंगे। उनका वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब गांधी जी समझते हैं कि इसको कैसे किया जाए। गांधी जी लेटर लिखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना होगा कि गांधी जी का विचार जो था वो किस तरह का था। गांधी जी ऐसा सोचते थे कि जो अंग्रेज होते हैं वो ईमानदार होते हैं, दयालु होते हैं। चूँकि वो जब भी जितनों के साथ रहे इंग्लैंड में उन्हें प्यार मिला, तो उनके मन में ऐसा था। एक तरह से बोले तो भारत में जैसे गरम दल और नरम दल वाले लोग थे, 2 तरह के। तो नरम दल जैसे प्रार्थना करते थे, याचना पत्र भेजते थे, तो गांधी जी की प्रवृत्ति भी जो थी वो नरम दल से मैच खाती थी। उन पे गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस वजह से वो भी इसी विचार को फॉलो करते हैं और प्रार्थना ये करते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। फाइनली वो जो याचना अनुनय विनय वाली जो बात होती है वो फेल हो जाती है और इस मतदान व्यवहार के नियम को 1894 में पास कर दिया जाता है। उनका पहला जो वहाँ पे प्रतिरोध था वो फेल हो जाता है। गांधी जी इस पे सोचते हैं, विचार करते हैं और वो उन्हें लगता है कि अब हमें संगठित होकर काम करना होगा। उसके लिए वहाँ वो एक समिति बनाते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी जी। और उसका नाम इंडियन कांग्रेस इसलिए रखा था क्योंकि कांग्रेस यहाँ काम कर रही थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और वहाँ पे वो इससे प्रेरित होकर उसका नाम, चूँकि नटाल में काम किया जा रहा था तो नटाल इंडियन कांग्रेस नाम रखते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में की जाती है, लेकिन वो भारत में काम कर रहे कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे तो साल में एक बार मीटिंग बुलाई जाती थी, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए जाते थे, लेकिन इसके उलट गांधी जी वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वो सब में जागृति लाने की कोशिश कर रहे थे, और जो मतदान वाला केस हुआ था उसके बाद तो बहुत लोगों में, बहुत जनमानस में जागृति आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी गांधी जी घर घर जाते हैं और उसमें एक नियम बनाया जाता है कि जो 5 पौंड देगा उसे उसका सदस्य बनाया जाएगा। हालांकि बाद में इसको कम कर दिया जाता है, 3 पौंड कर दिया जाता है। गांधी जी इसके साथ साथ लोगों को अंग्रेजी सिखाने का भी काम करते हैं, और जिन्हें इंग्लिश आती है उनसे भी बोलते हैं कि आप दूसरों को सिखाइए, ताकि भारतीय जनमानस जो है उसमें जागृति आ पाए, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने की प्रवृत्ति आ पाए। गांधी जी की एक कहानी है, वो कितने दृढ़ निश्चयी थे। एक व्यापारी थे, वो पैसे नहीं दे रहे थे। क्योंकि कोई भी संगठन काम करता है तो उसमें चंदे का महत्व बहुत रहता है। गांधी जी को वहाँ के व्यापारी जो थे वो पैसा देते थे। गांधी जी ने जब पहला सत्याग्रह किया था तब टाटा समूह ने भी यहाँ से 25,000 की मदद की थी। भारतीय भी यहाँ से मदद करते थे, लेकिन वहाँ एक व्यापारी रहते हैं, वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो गांधी जी उनके घर के सामने धरना दे देते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं। तो अगली सुबह वो व्यापारी जो होते हैं वो 3 पौंड की जगह गांधी जी को 6 पौंड दे देते हैं। गांधी जी खुश हो जाते हैं और उनको और इस बात पे निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा जो अहिंसक तरीका है ये बहुत अच्छा है, मैं इस पे काम कर सकता हूँ। अब गांधी जी वहाँ रुक जाते हैं, बस जाते हैं, यहाँ परिवार उनका रहता है। गांधी जी
1896 में वहाँ से चलते हैं अपने परिवार को लेने के लिए। अब एक घटना होती है जिसे ग्रीन पॉपलेट की घटना कहते हैं। ये घटना क्या थी ये हम समझते हैं। गांधी जी 1896 में अपने परिवार को लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उस दौरान रास्ते में वो अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में एक लेख लिखते हैं और भारत आने के बाद उसकी 10,000 कॉपियाँ बनवाते हैं और उसे यहाँ के कुछ नेताओं को देते हैं और आम जनता को भी दी जाती है। जब गांधी जी वापस जा रहे होते हैं तो ग्रीन पॉपलेट इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो जो पर्चा बना था उसका कलर ग्रीन था, इसलिए इसको ग्रीन पॉपलेट बोला जाता है। गांधी जी जब वापस जाने वाले होते हैं उससे पहले वहाँ जो लोग थे वहाँ कुछ भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं कि गांधी जी ने भारत में जाकर दक्षिण अफ्रीका की बहुत बुराई की है। उन्होंने लिखा है कि वहाँ भारतीयों के साथ मारपीट होती है, क्रूर व्यवहार होता है और भी बहुत सारी गलत फहमी मतलब गलत बातें वहाँ प्रचार कर दी जाती हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी निकलते हैं वापस दक्षिण अफ्रीका के लिए। वो जिस जहाज़ से जा रहे होते हैं वो जहाज़ सेठ अब्दुल्ला का होता है। सेठ अब्दुल्ला मैनेज करते हैं कि उनका जिसमें शेयर रहता है उस जहाज़ को भी बोलते हैं कि तुम उसी के साथ आना। दोनों जहाज़ एक साथ निकलते हैं। गांधी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ गोरे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, भारतीय जो आए हैं उन्हें वापस भेजा जाए क्योंकि उन्हें यहाँ परेशानी होती है। अब गांधी जी को समझ में नहीं आता है। बहुत से भारतीय पहली बार गए होते हैं, वो अपने परिवार को लेकर गए होते हैं। गांधी जी भी अपने परिवार को ले गए होते हैं और जो वहाँ पे गोरे थे वो गांधी जी को मारने के लिए इतने आतुर थे कि वो वहाँ से हट नहीं रहे थे। लगभग 15-20 दिन हो गए वो लोग जहाज़ पे ही थे। फिर किसी तरह से गांधी जी को बोला गया कि उनके एक दोस्त गए और बोले कि ये काम करिए, हम लोग परिवार को भेज देते हैं और आप हमारे साथ पैदल चलिए। गांधी जी अपने दोस्त के साथ पैदल आते हैं, लेकिन थोड़ी दूर ही आते हैं तब तक कुछ गोरे उन्हें पहचान जाते हैं तो उनकी खूब पिटाई होती है। उनको जूते मारे जाते हैं, सड़े हुए टमाटर से मारा जाता है, अंडों से मारा जाता है। लेकिन वहाँ एक इंस्पेक्टर की पत्नी होती हैं, वो आ जाती हैं और उन्हें बचा लेती हैं कैसे भी करके और उनको थाने ले जाया जाता है। जब थाने ले जाया जाता है तो सरकार के तरफ से एक आदमी आता है इस बात को क्लियर करने के लिए कि हाँ मतलब क्या ये मामला है, उन्होंने क्या क्या लिखा है। गांधी जी ने जो प्रतियां लिखी होती हैं उसको वहाँ ट्रांसलेट करके बताया जाता है, तब जाके कहीं ये मामला शांत होता है। फिर ब्रिटिश जो थे उन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ मारपीट की होती है। गांधी जी इस बात से इनकार कर देते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि नहीं, इसमें जनता की तो कोई गलती है ही नहीं, सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया गया, तो इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, जनता की नहीं है। वो उन लोगों पे केस नहीं होने देते हैं। गोरों के मन में गांधी जी के प्रति सद्भावना आ जाती है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये अच्छा इंसान है, हमने इसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी इसने हमारे साथ मारपीट नहीं की। अब क्या होता है कि वहाँ पे दो उपनिवेश होते हैं, एक डच उपनिवेश होता है और एक ब्रिटिश उपनिवेश होता है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश लोगों से पहले डच वहाँ गए होते हैं, उनका कुछ क्षेत्रों पर अधिकार होता है। तो मेन जो ट्रांसवाल होता है वो डच के एरिया में आता है। तो वहाँ उन्हें बोयर कहा जाता था, बोअर। तो ये बोअर युद्ध है वहाँ होता है। तो मान लीजिए कि जब दो तरह के उपनिवेश हो जाएंगे तो उनमें लड़ाई होनी स्वाभाविक सी बात है। और क्या होता है कि जो डच का इलाका होता है वहाँ पे सोने की खानें मिलने लगती हैं। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चलती है तो वो ये सोचते हैं कि हमें उस क्षेत्र को अपने अंतर्गत ला देना है। तो वो बोयर युद्ध छिड़ जाता है। बोयर युद्ध कब छिड़ता है? बोयर युद्ध 1899 से 1902 तक चलता है। हालांकि युद्ध जो है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रियाएं जो है वो 1902 तक चलती हैं। अब बोयर युद्ध गांधी जी के जीवन में क्या महत्व रखता है इसके बारे में हम समझते हैं। क्या वहाँ पे जब बोयर युद्ध छिड़ता है तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि हमें जो है वो ब्रिटिश सरकार की मदद करनी चाहिए।
क्योंकि हम भारत में भी ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं। तो हम जिस भी सरकार की सत्ता के अंदर रहते हैं तो हमें उसका उसका पब्लिक होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हालांकि भारतीय इस पे रेडी नहीं होते हैं, फिर भी गांधी जी मना लेते हैं। अंग्रेज भी नहीं चाहते कि ये हमारी मदद करे। वो पूछते हैं गांधी जी से कि तुम हमारी मदद क्या करोगे, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि हम आपकी युद्ध में तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध में जो घायल हुए लोग रहेंगे उन्हें हम छावनी में लाएंगे, उनका इलाज होगा और हम ये करेंगे। गांधी जी अपने 1100 साथियों के साथ बोयर युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए एक एम्बुलेंस आर्मी बनाते हैं। उसमें वो घायलों की बहुत तत्परता से सेवा करते हैं। गांधी जी के साथ उनके और 37 साथियों को सम्मान दिया जाता है बोयर युद्ध के बाद। लेकिन स्थिति जो है, गांधी जी ने ऐसा उम्मीद किया था कि बोयर युद्ध के बाद अंग्रेज जीत जाते हैं उस युद्ध को। उन्हें लगा था कि जब बोयर युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे तो हमारे प्रति वो अपने रुख को कुछ नरम करेंगे, लेकिन होता है ठीक इसके विपरीत। डच वालों ने तो पहले ही ऑरेंज फ्री स्टेट बना दिया था अपना। ऑरेंज फ्री का मतलब होता है कि वहाँ पे गोरे जाति के अतिरिक्त अफ्रीकी जो होते थे वो काले होते थे और भारतीय जो होते थे वो सांवले होते थे। तो वो काला और गोरा नहीं बोलते थे, वो ऑरेंज बोलते थे। और अपना स्टेट जो था जहाँ पे उन डच लोगों का जो एरिया था वहाँ वो ऑरेंज फ्री स्टेट अपना रखते थे। वहाँ पे किसी भी भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। तो अंग्रेज़ लोगों ने भी एक नियम बनाया वहाँ पे कि अब यहाँ पे जो भी भारतीय आएगा, जो भी भारतीय रहेगा, उसे अपना पंजीयन कराना होगा, उसे अपने 5 उंगलियों के निशान देने होंगे और अपने साथ हर समय उसको रखना होगा। गांधी जी को ये बात बड़ी अपमानजनक लगी, क्योंकि हर समय अपने साथ वो पंजीयन रखना और हमेशा दिखाना, यहाँ तक कि बच्चों के भी पंजीयन कराना। इसके अलावा जो भी विवाह हिंदू या फिर दूसरे नियम से हुए थे, जो ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुए थे, उन्हें भी वहाँ अवैध घोषित करने की कोशिश की गई अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा व्यापार में भी लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध लगाए गए। तो लाइसेंस के जो देने वाले मालिक थे वो अंग्रेज थे, तो भारतीयों को लाइसेंस पाने में भी काफ़ी मशक्क़त होने लगी। वो स्थिति जो थी वो और बद से बदतर होती जा रही थी। अभी हम थोड़े से गांधी जी ने एक आश्रम की स्थापना की थी उसकी बात करेंगे, उसके बाद उनके सत्याग्रह की बात करेंगे। गांधी जी एक बार जा रहे थे, उनके जो दोस्त थे मिस्टर पोलाक, उन्होंने रॉस्किन की पुस्तक उन्हें दी, अनटू द लिस्ट। गांधी जी ने उसको पढ़ा। गांधी जी उस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सादगी को उतारने की भरपूर कोशिश की। वो सोचते थे कि मैं भी ऐसे ही सादा जीवन जीऊँगा, इसमें जो आनंद है वो किसी में भी आनंद नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने खुद पे ही आजमाना शुरू किया। वो कपड़े अपने खुद धोते थे, अपने बाल खुद बनाते थे। इसके लिए जब भी वो कोर्ट परिसर में जाते थे तो वहाँ उन्हें देखकर लोग हंसते थे। यहाँ तक कि गांधी जी का जो सबसे चौथा बेटा जो सबसे लास्ट होता है, उसका भी जन्म गांधी जी ही करवाते हैं। गांधी जी अब सोच लेते हैं कि मैं अपना जो जीवन है वो अब सादा बिताऊंगा और दूर रहकर कहीं बिताऊंगा। गांधी जी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। वहाँ पे उन्होंने 1100 एकड़ ज़मीन ली और वहाँ पे ये तय किया कि अब जो है हम अपना अखबार जो है इंडियन ओपिनियन, उसका संचालन यहाँ से करेंगे और यहाँ पे शारीरिक श्रम संबंधी भी काम हम करेंगे, खेती करेंगे, ताकि हमारे जो शारीरिक श्रम है वो भी हो। गांधी जी अपने बच्चों सहित सभी के साथ यहाँ आ जाते हैं। फिनिक्स आश्रम में एक्चुअली होता क्या है, फिनिक्स आश्रम में सुबह शाम धर्म पूजा पाठ होता है, प्रार्थना होती है, सभी धर्मों की बात होते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाती है, श्रम के महत्व को बताया जाता है। फिनिक्स आश्रम में स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, उनको सादगी से जीना सिखाया जाता है, श्रम के महत्व को बताया जाता है। वहाँ जो भी काम करता है वो अपने हिस्से का कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम
जरूर करता है। लेकिन गांधी जी फिनिक्स बस्ती में ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक सामाजिक कार्य के साथ साथ उनके वकालत का भी काम बहुत होता है, तो उन्हें वापस जोहान्सबर्ग वापस आना पड़ता है। तो ये रही महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती 1904 तक का सफ़र। इसके बाद जो वो अपना प्रथम सत्याग्रह करते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांसवाल में पहले होता था, वही काम जब बोअर युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेज जो थे वो पंजीयन का काम करवाने लगते हैं, भारतीयों का पंजीयन होने लगता है। इसके लिए गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। इसकी पढ़ाई हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।